मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। थैंक यू। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सभी मेरे पत्रकार बंधु, देवियों, सज्जनों, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये लोक निर्माण विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम लोग मुख्यतः जो बिंदु कवर करेंगे विभागीय 2 वर्ष की विभागीय उपलब्धियां, विभागीय नवाचार और आगामी कार्य योजना। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आप वक्तव्य देना चाहेंगे। थैंक यू। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पिछले 2 वर्षों के हमारे विभाग के कार्यकाल की उपलब्धियां और रोड मैप पर लेकर आप सबसे चर्चा है। आप सभी को पता है कि 2 साल पहले जब सरकार बनी थी तो उस समय विकसित भारत के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए विकसित मध्य प्रदेश का एक रोड मैप तैयार किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के जिस विजन 2047 की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं, वो बगैर राज्यों के योगदान के ठीक से पूरा नहीं हो सकता और इसलिए मध्य प्रदेश उसमें न केवल अपना योगदान देना चाहता है बल्कि उसका लाभ लेते हुए विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने का अपने संकल्पों के साथ प्रयास कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दूं कि अभी पूरे देश में पहले सड़कों को लेकर मान्यता थोड़ी अलग हुआ करती थी। 2 लेन सड़कें हैं, 4 लेन है तो काफ़ी हैं, लेकिन अब हाई स्पीड कॉरिडोर्स का समय है और उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपने हिसाब से स्वयं को तैयार करना, उन परियोजनाओं के साथ स्वयं को जोड़ना, यही विकास की गति को तीव्र करेगा। और उस दृष्टि से न केवल मध्य प्रदेश ने तैयारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बल्कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं का अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश से निकले और उसका लाभ व्यापक रूप से मध्य प्रदेश को दे सकें, इसकी भी विस्तृत योजना बनाई है। अब उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ये दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और नागपुर है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर होगी और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एक तेज और सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला है। दूसरा हाई स्पीड कॉरिडोर है वाराणसी, इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर, नागपुर। इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है और ये पूर्वी भारत को मध्य और दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित होने वाला है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तीसरा प्रमुख कॉरिडोर है। ये अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ और रायपुर जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और अनुमानित लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर में जबलपुर से भोपाल का खंड वर्तमान में डीपीआर के चरण में है, जिसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है और भोपाल से इंदौर के बीच का अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत होती है। इसके साथ इसका अधिकतम लाभ इन कॉरिडोर्स का मध्य प्रदेश को मिले, इस दृष्टि से इसके पास से जितने भी प्रमुख शहर पड़ने वाले हैं जहां से कॉरिडोर गुजर रहे हैं, उन सबके साथ में लिंक रोड या स्पर कनेक्टिविटी
मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग डेवलप करेगा, ताकि हर शहर को इसका व्यापक लाभ मिल सके जो उस मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर हैं। तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहर इसके आसपास पड़ेंगे और व्यापक रूप से जिसका लाभ मिलेगा। ये सभी परियोजनाएं NHAI के द्वारा उनके साथ समन्वय से विकसित हो रही हैं। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा भी हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे की योजनाएं तैयार हो रही हैं, जिनमें भोपाल मंदसौर एक्सप्रेस वे है। ये महत्वपूर्ण परियोजना है। ये एक्सप्रेस वे भोपाल को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सीधे तौर पर जोड़ेगा। ये जो नेटवर्क है ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये नए शहर, इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक पार्क, इन सबके रास्ते खोलने वाला है, जो निश्चित रूप से निवेश और रोजगार दोनों को लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है, इसमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 77,268 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। यहां मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि दरअसल पहली बार ये हुआ है कि जब हमने साइंटिफिक पद्धति से इनका सर्वे किया और सारी सड़कों की वास्तविक लंबाई निकाली है, ताकि इसके आधार पर भविष्य की योजनाएं भी हम तैयार कर सकें। इसमें लगभग 4 लेन सड़कें जो हैं 6,000 किलोमीटर हैं, 13,000 किलोमीटर डबल लेन हैं और बाकी के सिंगल इंटरमीडिएट लेन हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार हम जोड़ने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इन कार्यों की समीक्षा भी करते हैं और NHAI के साथ भी उच्च स्तरीय बैठकों में समीक्षा के माध्यम से अधिकतम लाभ मध्य प्रदेश को कैसे मिले, इसको सुनिश्चित करते हैं। पिछले 2 सालों में लोक निर्माण विभाग ने काफी तीव्रता से कार्य किया है नवाचारों के साथ, जिसमें केवल 24-25 में ही लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कें 17,284 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाई हैं। साथ ही लगभग 6,627 करोड़ से 739 भवन भी बने हैं। जो हमने प्रेस नोट दिया उसमें प्रमुख उपलब्धियों में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उल्लेख दिया है। वर्तमान में प्रदेश भर में बड़े स्तर पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें एलिवेटेड और विशेष कॉरिडोर हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 5,621 करोड़ रुपए है। इसकी भी डिटेल पूरी आपके साथ में दी हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं। जैसा अभी कहा था कि एक्सप्रेस वे और हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इनकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी 6 लेन मार्गों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, जिनकी लागत है 9,644 यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें उज्जैन जावरा एक्सप्रेस वे है। इसके बाद इंदौर उज्जैन 4 लेन मार्ग को भी 6 लेन में परिवर्तित करने जा रहे हैं। ये इसकी जानकारी भी आपको इसके साथ है। हम ADB और NDB के अंतर्गत भी परियोजनाएं ले रहे हैं, वो परियोजनाएं जो बड़े शहरों को छोटे शहरों से 2 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ेंगी। इनकी लागत लगभग 6,746 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय राजमार्गों का वैसे मैंने आपको जानकारी दी, इसके अलावा भी लगभग 989 किलोमीटर लंबाई की 55 राष्ट्रीय राजमार्ग इनके निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिनकी लागत है 14,918 करोड़ रुपए। आप जानते ही हैं कि हमने NHAI के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का MOU भी साइन किया है और जो MOU साइन हुआ है वो केवल कागजों पर नहीं है, उनमें से लगभग 28,000 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति भी दे दी है। जिन कार्यों की स्वीकृति है उनकी सूची भी इसमें साथ में संलग्न है, इसमें आगरा ग्वालियर खंड से शुरू होकर जबलपुर दमोह तक आता है।
तो ये पूरी सूची एक है। ये हम भली भांति जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बहुत जगह शहरों के बीच में सड़कों की भी अपनी सीमाएं हैं। कई जगह 4 लेन के बाद, कई जगह 2 लेन के बाद ही उसका और विस्तार की गुंजाइश नहीं होती। तब ऐसी जगह पे भीड़ भाड़ भरे रास्तों में ट्रैफिक की समस्या कुछ से कुछ हद तक निजात मिले, उसके लिए मध्य प्रदेश में रोपवे निर्माण की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ एक MOU भी साइन किया, जिसके अंतर्गत 4 रोपवे बनने जा रहे हैं, जिसमें से उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक इसका निर्माण शुरू भी हो गया है। टिक्टोरिया माता मंदिर सागर का वर्क ऑर्डर भी हो गया है, और उसके साथ 2 जबलपुर में भी हैं, जिनके DPR की स्टेज लगभग फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। इसके साथ अब मध्य प्रदेश में भी, चूंकि केंद्र के साथ करने की एक सीमा होगी, इसलिए मध्य प्रदेश में भी MPRDC एक SPV बनाने जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी रोपवे के बारे में हम विचार करके उस पर निर्णय कर सकें, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। जल्दी ही ये भी होगा। ये भी आप जानते हैं कि सिंहस्थ हम सभी के लिए गौरव का विषय है, और उसमें जो कार्य चल रहे हैं उसमें लगभग 60% कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 13,274 करोड़ है, और उसमें 64 कार्य हैं जो निर्माण जिनका चल रहा है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि विकास के कार्यों की एक निरंतरता बनी रहती है, लेकिन बहुत बार बजट में हम कितनी भी वृद्धि करें उनकी एक सीमा हो जाती है, लेकिन अपेक्षाएं और विकास के कार्य उनकी कोई सीमा नहीं है। तब उनको करने के लिए कोई ना कोई रास्ते खोजना होते हैं, जिनके माध्यम से हम विकास के कार्यों को गति दे सकें। और उसमें देश में एक मॉडल, हैम मॉडल को एक अच्छा मॉडल माना गया है, और उसके अंतर्गत भी हमने कुछ परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, ताकि इनके माध्यम से प्रदेश में हम अपने नेटवर्क को भी मजबूत कर सकें और विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकें। ये लगभग अभी 12,676 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जो उसके अंतर्गत हैं, जिसमें इंदौर उज्जैन भी है और नर्मदापुरम टिमरनी भी है, सागर दमोह भी है। इसकी भी एक लिस्ट है। इसके साथ साथ विभाग ने अनेकों नवाचार किए। आप सब जब पहली बार लोकपथ ऐप हुआ था तो उसके साक्षी रहे हैं, और उस समय हमने तय किया था कि लोकपथ ऐप के माध्यम से सड़कों पर PWD की सड़क पर अगर कहीं गड्ढा है तो उसमें फ़ोटो खींचेंगे, वो जियो टैग्ड फ़ोटो होगा, सीधे उसी क्षेत्र के इंजीनियर के पास जाएगा, और 7 दिन की समय सीमा तय की थी कि 7 दिन के अंदर वो उस गड्ढे को भरेगा और वापस से उसके फ़ोटो को उसमें अपलोड करेगा। लेकिन अब उस समय सीमा को घटा के हमने 4 दिन कर दिया है, और अब लोकपथ ऐप 2 ये हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। उसके बारे में कल विस्तार से मैंने बताया ही, आप सबको जानकारी है, और जल्दी ही आ जाएगा। उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। हम सभी उस ऐप को अपने मोबाइल पर इसलिए रखना चाहेंगे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें अधिकतम स्थानों के जो विकल्प हैं, वैकल्पिक मार्ग हैं, वो भी हमको साथ में 2 या 3 कम से कम वो दिखाएगा। उनकी दूरी भी दिखाएगा, उसमें लगने वाला समय भी अनुमानित दिखाएगा, उसमें जहाँ जहाँ टोल नाके हैं तो उसमें राशि कितनी लगने वाली है वो भी दिखाएगा। फिर रास्ते के जो पर्यटन स्थल हैं, कोई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, या रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप हैं, थाने हैं, हॉस्पिटल हैं, उसकी जानकारी भी दिखाएगा। और उसके साथ साथ अगर कहीं ब्लैक स्पॉट हैं तो वो उसको भी 1 किलोमीटर पहले एक अलर्ट देगा
ताकि हमको ये ध्यान में आ सके कि आगे ब्लैक स्पॉट है। तो ऐसे कई सुविधाओं के साथ जल्दी ही उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली, ये 15 सितंबर से अभी हमने प्रारंभ की है। इसके माध्यम से हम यूं कह सकते हैं कि विभाग के समस्त कार्यों के परियोजनाओं की गति हम तीव्र करने जा रहे हैं। इसमें बजट की स्वीकृति से लेकर और किसी भी परियोजना के प्रारंभ से लेकर और निरंतर उसमें जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ता जाएगा और उसकी पूर्णता तक सब कुछ इस लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से होगा, ताकि फाइलों के चलने में लगने वाला समय भी और मानवीय त्रुटियां भी उसमें ना हो सके, उन सबको रोक सकें। इसके साथ में जब अलग अलग राज्यों में हमने अपने अधिकारियों को भेजा था, तब मैं स्वयं भी अहमदाबाद गया था। 2 दिन हमारी 13 सदस्यीय टीम गई थी। वहाँ रुककर हमने बहुत सारे नवाचारों का अध्ययन किया था भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ में, और उसके आधार पर हमने ये तय किया कि हम एरियल डिस्टेंस, जिस दिन विभाग की पहली बैठक मैंने ली थी तो उस दिन मन में ये था कि हम एरियल डिस्टेंस के आधार पर सड़कों की कल्पना कर सकते हैं क्या। तो हमारी ये कल्पना वहाँ जाकर साकार हुई और एरियल डिस्टेंस के आधार पर अब हम सड़कों को चिन्हित करने में सफल हो रहे हैं। अभी NHAI की जिन परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, उन्होंने भी इस एरियल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश में उसके आधार पर रोड निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एरियल डिस्टेंस के आधार पर नए अलाइनमेंट की प्लानिंग और DPR, ये दोनों हम करने जा रहे हैं। साथ में आवश्यक होता है कि प्रदेश में एक रोड नेटवर्क प्लान बने, लेकिन वो साइंटिफिक हो, जरूरतों के आधार पर हो। इस दृष्टि से भी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ में हमने मिलकर रोड नेटवर्क प्लान भी बनाया है। उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश देश का वो अकेला राज्य है जहां वाइल्ड लाइफ हम कह सकते हैं कि हमारे पास है, जंगल बहुत हमारे पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे पास है। लेकिन टाइगर स्टेट का फायदा हम अधिकतम कैसे ले सकते हैं, तो देश और दुनिया भर से आने वाले लोगों के आकर्षण के लिए हमने टाइगर कॉरिडोर की प्लानिंग करके और NHAI के सामने रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से। और मुझे खुशी है कि जबलपुर के कार्यक्रम में माननीय गडकरी जी ने उस टाइगर कॉरिडोर को स्वीकृति भी प्रदान की। लगभग 5,500-6 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से, ये लागत और भी बढ़ सकती है। ये टाइगर कॉरिडोर 5 प्रमुख नेशनल पार्क को जोड़ेगा और टाइगर कॉरिडोर के नाम से ही ये जाना जाएगा। इसके साथ में हमने एक परियोजना के समय, किसी भी परियोजना के समय निर्धारण पर भी अभी हम काम कर रहे हैं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ में। और ये देश में ये पहली बार होगा कि साइंटिफिक तरीके से किसी भी परियोजना के पूर्ण करने का समय हमें हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा। अभी तो अधिकारियों के द्वारा उसकी राशि, उसके आकार प्रकार को देख के समय का निर्धारण होता है, लेकिन वो पूर्णतः साइंटिफिक हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और हमने लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप भी तैयार किया, ताकि हमारे पास हमारे कुल कितने भवन हैं, कितने पुल हैं और कितनी सड़कें हैं, इन सब की साइंटिफिक गणना हो सके और उसके आधार पर हम अपने भविष्य की योजनाएं तैयार कर सकें और फिर हमारे पास एक डेटा भी हमेशा उपलब्ध हो। उस दृष्टि से उस ऐप के माध्यम से हमने अपनी सारी सड़कों का, भवनों का, इसके सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि जहां पर भी निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण किसी न किसी रूप में उसके कारण से उसको हानि पहुंचती है, ये भी माना जाता है।
तो मैंने पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से इस बात को माना था कि हमें पर्यावरण पर और पर्यावरण के साथ समन्वय करते हुए कार्य करना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने तय किया था कि सड़क बनती है, मिट्टी कहीं लगती ही है, उस मिट्टी का उपयोग इस तरह से हो कि हम एक तालाब बना सकें, और उसके आधार पर हमने लोक कल्याण सरोवर की कल्पना सामने रखी थी। और प्रारंभिक रूप से लगभग 506 लोक कल्याण सरोवर हमारे इस वर्ष तैयार हुए हैं, और हर ऐसे सरोवर पर लोक कल्याण सरोवर का बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये भी लिखा जाना आवश्यक होगा। इसके माध्यम से ये पूरे प्रदेश में आने वाले समय में हर स्थान के वाटर टेबल को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होने वाले हैं। फिर हमने तय किया है कि रिचार्ज बोर सड़कों के किनारे, इस पर काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में ये भी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के सहयोग से लोकेशन लेकर हम लोक कल्याण सरोवर भी बनाएंगे, और रिचार्ज बोर पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि सड़कों के किनारे हम रिचार्ज बोर भी बनाएं, ताकि बारिश का पानी बहकर जो व्यर्थ निकलता है वो उन रिचार्ज बोर के माध्यम से धरती के भीतर जाए और वाटर टेबल को ठीक करे। और फ्लाईओवर्स या जितने आरओबी हैं, इन पर आकर बहने वाला पानी भी बड़ी मात्रा में होता है जो व्यर्थ निकलता है, उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम आने वाले समय में जोड़ेंगे, ये भी हमने तय किया है। वैज्ञानिक पद्धति से पिछले दिनों ये निर्णय किया था कि ट्री कटिंग नहीं, ट्री शिफ्टिंग हम करेंगे, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो साइंटिफिक पद्धति हो ये हम भविष्य में अपनाने जा रहे हैं। हमेशा जब भी निर्माण कार्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता की बात आती ही है, और मैं भी मानता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूट जाती हैं जो नहीं छूटना चाहिए। उस दृष्टि से एक अनुशासन बना रहे हमने एक औचक निरीक्षण की पद्धति शुरू की। हर महीने में 2 बार, ये पहली बार हुआ है, और शायद देश में पहला मध्य प्रदेश ही है जहां ये हो रहा है। और जितने नवाचार मैंने आपको बताए उनमें से कई ऐसे हैं जो देश में पहली बार मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। ये औचक निरीक्षण की जो पद्धति है, हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को हमारे चीफ इंजीनियर्स सड़कों पर उतरते हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी भी चीफ इंजीनियर को ये पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है। 3 तारीख को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है। हो सकता है भोपाल के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको झाबुआ जाना पड़े, तो उनको जानकारी मिलती है कि उन्हें झाबुआ जाना है। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर उनको ये बताता है कि उन्हें कौन से 5 कामों का निरीक्षण करना है। फिर बाद में उन्हें ये पता लगता है सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से कि जिस सड़क के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं या जिस भवन के निरीक्षण पर वो जा रहे हैं, उसके किन स्थानों से उन्हें सैंपल कलेक्ट करना है। फिर इसके साथ में हम अब ये भी आगे बढ़ा रहे हैं कि ये सारे सैंपल्स, इसको QR कोड पद्धति के माध्यम से हम कलेक्शन की स्थिति पर आ रहे हैं, ताकि जब ये सैंपल लैब में तो ना तो कॉन्ट्रैक्टर को ये पता होगा कि वो किस लैब में गए हैं, और ना ही इंजीनियर्स को ये पता होगा कि वो किस लैब में गए हैं। तो उसके कारण अनुशासन भी बना होगा, पारदर्शिता हम कामों की दृष्टि से बना सकेंगे, और जो कमियां या गड़बड़ियां हो जाती हैं उनको रोकने में इसके माध्यम से हम सफल होंगे। देश में हम बिटुमिन यानी डामर ये केवल सेंट्रल रिफाइनरीज से ही खरीदेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनसे ही वो बिटुमिन लिया जाए। और ये जो बिटुमिन निकलेगा, इसकी पद्धति आगे बढ़ रही है, ये भी डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा। टैंकर में आने के बाद वो टैंकर लॉक हो जाएगा, और जहां अनलोड होना है वहां के इंजीनियर के पास जब एक कोड पहुंचेगा, पिन कोड पहुंचेगा उसके मोबाइल पर, तो अब हमने पहली बार यह तय किया है कि इंजीनियर्स को प्रशिक्षण हो, क्योंकि इंजीनियर्स से हम काम तो लेते हैं
और अपेक्षा भी करते हैं कि आधुनिक जो टेक्निक है उसके माध्यम से वो निर्माण कार्यों को करें। लेकिन अगर हम उन्हें प्रशिक्षण के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इसलिए तय किया है कि अभी तो हमने प्रशिक्षण बाहर भेज के करा ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में एक अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर कम रिसर्च सेंटर वो बनाया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि हमारे राज्य के इंजीनियर बाहर क्यों जाएं, दूसरे राज्यों के इंजीनियर ट्रेनिंग लेने के लिए मध्य प्रदेश आए, इस स्तर का वो ट्रेनिंग सेंटर बने। और जो रिसर्च सेंटर होगा उनमें भी सड़क निर्माण की जो अलग अलग तकनीक होती हैं उन पर रिसर्च भी मध्य प्रदेश स्वयं करेगा। इस दृष्टि से उसकी घोषणा हुई है और इसकी अनुमानित लागत भी शायद हो सकता है 300 करोड़ के आसपास पहुंचे। मध्य प्रदेश में पहली बार हमने प्रदेश के 1632 इंजीनियर्स के साथ चर्चा करके ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग का एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया है, जो जल्दी ही 1 महीने के अंदर अंदर हम आप सबके सामने उसको लेकर आएंगे ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी इंजीनियर्स की हम काम कर सकें। एसओआर में बहुत सारी नवीन तकनीक का उपयोग किया है, इसकी जानकारियां इसमें हैं। अगले 3 वर्षों में जो हमारी कार्य योजना है वो 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे और प्रगति परियोजनाओं में, तो आप सभी इनको जानते हैं, नर्मदा प्रगति पथ से लेकर अलग अलग हैं, इन पर काम भी लगभग सभी पे प्रारंभ हो चुका है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए भी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 948 किलोमीटर के नए रोड नेटवर्क के बारे में भी बातचीत है, उसकी चर्चा भी मैंने आपसे की है। टाइगर कॉरिडोर के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अभी ये भी बताया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भी प्रदेश में 4 लेन 6 लेन बाईपास एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। अभी खजुराहो में जो कैबिनेट हुई थी उसमें सागर दमोह मार्ग को भी 4 लेन में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर है और लागत है लगभग 2059 करोड़। इसके साथ अभी कुछ सड़कें और भी हैं जो मंत्रिमंडल में सामने आने वाली हैं। सड़क विकास निगम की भी प्रस्तावित परियोजनाएं हैं। ये मालवा, नर्मदा और मध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने वाली हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें आशापुर जबलपुर 4 लेन रोड है 8,000 करोड़ से, सिवनी बालाघाट 4 लेन है 3,260 करोड़ से, सागर जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है 7,000 करोड़ से, भोपाल का पश्चिमी बाईपास है, भोपाल पूर्वी बाईपास है, मेलुआ जंक्शन बीना मालथौन 4 लेन है, चोपड़ा देवरी देवास मार्ग है। तो इस तरह से सब मिलाकर ये 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हैं। ग्रामीण कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी हमने अगले वर्षों के लिए लगभग 11,310 किलोमीटर की नई सड़कों के निर्माण की भी योजना बनाई है। मैंने अभी आपको रोड नेटवर्क प्लान के बारे में भी बताया, हेम के बारे में भी बताया है। हमारे सभी औद्योगिक क्षेत्र और जो प्रमुख मंदिर हैं या धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल हैं, उनके साथ भी जब रोड नेटवर्क प्लान अपना हम जो तैयार कर रहे हैं उनके साथ भी उसको जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कोई थीम बेस रोड हम तैयार करें। प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ हमने अपने आप को जोड़ते हुए काफ़ी बेहतर काम किए हैं। एरियल डिस्टेंस के आधार पर जो सड़कों को चिन्हित कर रहे हैं उसको भी प्रधानमंत्री गति शक्ति के पोर्टल पर हम लेकर जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति का जो एक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, उसमें मध्य प्रदेश की इस बात को लेकर सराहना हुई और दूसरे राज्यों को भी के लोक निर्माण विभागों को भी अनुकरणीय मध्य प्रदेश को कहा गया। ये भी अपेक्षा की गई कि हम दूसरे राज्यों को भी इसके बारे में प्रशिक्षित करें। मैंने विस्तार से अपने सभी नवाचारों के बारे में भी आपको जानकारियां दे दी हैं। लगभग मुझे लगता है कि इतने विषय थे
जो आप सबके सामने हमको लाना थे। अब आप कुछ बात कहना चाहें। वैसे आज एक निर्णय हमने और किया है कि अब जितनी भी हमारी बिल्डिंग बनेंगी ये सभी ग्रीन बिल्डिंग होंगी। ये निर्णय अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश के उपरांत तय किया है, तो सारे भवन ही हमारे ग्रीन भवन होंगे। ये हमने वैसे ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि ये 2 साल की उपलब्धियों पर और आगामी कार्य रहेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्थक रहेगी, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। राकेश सिंह जी। रहे हैं ताकि पर्यावरण की भरपाई, नुकसान की भरपाई अधिकतम हम कर सकें। आपने अभी कहा था मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साथ बीडीसी और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, पीआईयू हो, बीडीसी हो, लोक निर्माण विभाग हो, अब ये सब एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब किसी के लिए भी कोई नियम अलग नहीं है। जो शर्तें एक स्थान पर लागू हैं वही शर्तें दूसरे स्थान पर भी लागू हैं। अब पीआईयू में अलग और बीडीसी में अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। खास तौर से निर्माण कार्यों को लेकर और अनुशासन को लेकर ये सब एक जैसा ही होगा। तो एक टीम वर्क के रूप में लोक निर्माण विभाग कार्य कर रहा है और इसके परिणाम अभी दिख रहे हैं, आने वाले समय में थोड़ा और बेहतर दिखाई देंगे। मंत्री जी, अभी मेरा सवाल ये आपने है। उस रोड सेफ्टी पर भी आपने अपनी बात की है, तो वास्तव में एक ड्राइव के रूप में इसको हम लेने वाले हैं और समय समय पर जो मापदंड है रोड सेफ्टी को लेकर उसका पालन भी कर रहे हैं। अभी बहुत सुंदर आपने एक उदाहरण देखा होगा कि आप जब जबलपुर तरफ जाते हैं तो रेड रोड मार्किंग आपको मिल रही है। वो एक तरह से रोड सेफ्टी को लेकर जहाँ जहाँ भी सड़कों पर घुमाव है, वाइल्ड लाइफ है, उसको लेकर वो किया है। वो एनएचएआई ने ही किया है, लेकिन ये प्रक्रिया और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं वो हमने चिन्हित कर लिए हैं। इसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला भी हो चुकी है और वो सारे ब्लैक स्पॉट हटाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये ब्लैक स्पॉट ना रहें। तो रोड सेफ्टी के लिए ये बहुत आवश्यक है। ग्वालियर इटावा वाली जिसकी बात आपने की है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है। डीपीआर भी इसका 4 लेन के लिए बन चुका है और भू अर्जन की जो कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ रही है, तो जल्दी ही उस पर भी काम हो जाएगा। माननीय उस पर किसी ने फोटो खींच के डालना होगा। और आपकी जानकारी के लिए, अगर 4 दिन में वो गड्ढा भर के वापस से इंजीनियर उसको ठीक नहीं करता तो उसमें ऑटो जनरेटेड नोटिस जारी हो जाता है जो इंजीनियर को मिलता है, ताकि उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी आप मुख्यमंत्री जी ने रोड निर्माण को लेकर, इन कार्यों को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर समय समय पर हमेशा से न केवल समीक्षा की है बल्कि एक तरह से विभाग को यह अनुमति देके रखी है कि इसके लिए जो जो भी आपको कारगर लगता है आप वो सभी करिए। सर, एक सवाल मेरा सर। अटल होगा कि मुझे किसके कारण से कोई परेशानी हुई है। सरकार की काम करने की एक पद्धति है, उनके कार्यों के आधार पर समय समय पर उनकी जरूरत जहां जहां बेहतर महसूस होती है, मुख्यमंत्री कार्यालय उसके हिसाब से निर्णय करता है। उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। सर 2